हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स्थ का चैप्टर 5 जो कि हिस्ट्री में है। अभी हम हिस्ट्री का कोर्स कर रहे हैं, तो अभी हम चैप्टर 5 आज स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है राजा, राज्य और एक प्राचीन गणराज्य। ये थोड़ी डीप हिंदी हो गई। राजा यानी आप जानते होंगे किंग, राज्य यानी किंगडम्स, और प्राचीन गणराज्य यानी कि एक पहले टाइम का एंशिएंट रिपब्लिक। रिपब्लिक हम उस किंगडम को कहते हैं या उस गवर्नमेंट को कहते हैं जो लोगों के द्वारा चुनी जाती हो। तो ऐसे ही एक राज्य के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये बताएं आपको कि लगभग पिछले 75 सालों से, बुक में कहा गया है 50, बट बुक पहले प्रिंट हुई है, तो अभी करंटली 75 ईयर्स हो चुके हैं। हमारे यहाँ रिपब्लिक ही सिस्टम है। रिपब्लिक सिस्टम में वोटिंग होती है और उसके बाद जो है हेड ऑफ स्टेट चुने जाते हैं। हेड ऑफ स्टेट, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो चुने जाते हैं। तो ये सिस्टम हमारे यहाँ इंडिया में पिछले 75 ईयर्स से लगभग चल रहा है। तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि लगभग 75 सालों से तो ये हो रहा है, इससे पहले क्या होता था। तो अगर हम बहुत डीपली जाएं इतिहास में पीछे, तो हमें पता चलता है कि लगभग 3000 साल पहले जो बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। यज्ञ एक तरह का धार्मिक अनुष्ठान होता है। जो बच्चे हिंदू धर्म से हैं वो इस बात को बहुत अच्छे समझते होंगे कि यज्ञ क्या होता है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और इन शॉर्ट ये एक रिलीजियस एक्टिविटी होती है। ठीक है। इसमें जो है पहले एक अश्वमेध नाम का एक यज्ञ हुआ करता था। अश्वमेध, अश्व यानी हॉर्स। तो इस यज्ञ में हॉर्स का एक रोल हुआ करता था कि जो भी राजा था, अगर वो खुद को शक्तिशाली या पावरफुल दिखाता था तो वो अपने घोड़े को छोड़ दिया करता था, और वो घोड़ा राजा के कुछ कर्मचारी होते थे, कुछ ऑफिसर्स होते थे, उनकी निगरानी में वो घोड़ा फ्रीली चलता रहता था। और जिन जिन एरियाज से वो गुज़रता था वो इलाका राजा के अंडर आता जाता था। अगर कोई उस घोड़े को रोकता था तो इसका मतलब ये माना जाता था कि वो घोड़े से, वो राजा से लड़ना चाहता है। तो इस तरह जो भी राजा थे वो किसी भी क्षेत्र पर कब्ज़ा करते हुए आगे बढ़ते जाते थे। और फिर जब जो क्षेत्र राजा के अंडर आ जाया करते थे, तो फिर राजा ये यज्ञ का आयोजन करता था, यानी अश्वमेध का यज्ञ जो है वो हुआ करता था। और उसमें वो तमाम राजा बुलाए जाते थे, इनवाइट किए जाते थे, जिनके इलाके में घोड़ा क्रॉस करके जा चुका है और वो अब इस राजा के अंडर आ चुके हैं। और वो उसके लिए गिफ्ट लाया करते थे, यानी जो बड़ा राजा है जिसने घोड़ा अपना भेजा था, उसके यहाँ गिफ्ट लाया जाता है। और एक तरह से फंक्शन जो है यहाँ पर इस चीज़ का हुआ करता था। तो ये पूरा यज्ञ की प्रक्रिया यहाँ हुआ करती थी। तो इसी तरह जब ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है, एक बड़ा एरिया यानी एक ब्रॉड एरिया राजा के अंडर आने लगे, तो उन्हें हम आगे चल के जनपद कहने लगे। अब कोई पूछे भाई जनपद को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो जनपद को इंग्लिश में जनपद ही कहेंगे, क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिनका लैंग्वेज में आप ट्रांसफ़र या ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। तो जनपद जनपद ही है, ये एक तरह का स्टेट ही होता है, लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, या इस पर जो एरिया है ये इसका काफ़ी ब्रॉड होता है। तो जनपद यहाँ शुरू हुए, और जनपद का मतलब होता है वो स्थान या वो जगह जहाँ पर लोग रहते हैं। तो सिंपली इसको हम एक कॉलोनी या एक सिटी जैसा भी कुछ समझ सकते हैं। तो जब पुरातत्वविदों ने इस चीज़ को जो है स्टडी किया, कई बस्तियों की खुदाई की, तो हमें कुछ जनपदों के बारे में पता लगा है, या ऐसे शहरों के बारे में पता लगा है जो जनपद में होते थे, यानी कि सिटीज़ ऑफ जनपदा। ऐसी सिटीज़ जो जनपद के अंडर थी। तो उसमें हमारा जो दिल्ली है, दिल्ली में आपको पता होगा यहाँ पर एक ओल्ड फोर्ट है जिसको हम पुराना किला बोलते हैं। तो ओल्ड फोर्ट जो है ये जनपद का ही एक पार्ट है। पहले यहाँ एक सिटी थी, बाद में ओल्ड फोर्ट यहाँ हज़ारों साल बाद बनाया गया। उसके अलावा अगर हम देखें तो यूपी में मेरठ के पास
एक मेरठ जो है एक सिटी है, मेरठ के पास एक जगह है हस्तिनापुर, महाभारत में भी इसका जिक्र है। तो हस्तिनापुर भी ये एक जनपद की ही सिटी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनपद के बारे में। और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हैं आर्ट, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना या कपड़े या जानवरों को पालना वगैरह, यहाँ पर बड़े बड़े एक्टिविटीज़ यहाँ हुआ करती थी। इसके बाद अगर हम देखें तो जनपद के बाद जब कई जनपद जैसे कई बड़े बड़े इलाके मिले और मिलने के बाद उनको नाम दिया गया महाजनपद, उनको नाम दिया गया महाजनपद। लगभग 2500 साल पहले यानी 2500 साल पहले कुछ जनपद काफ़ी इम्पोर्टेंट और जो है सेंटर ऑफ द कंट्री हो गए, यानी ज़्यादातर लोग वहीं रहने लगे और वो बहुत पॉपुलर हो गए, तो उनको हमने नाम दे दिया महाजनपद। और जब जाहिर सी बात है पॉपुलर होंगे तो ज़्यादा पॉपुलेशन भी होगी और ज़्यादा वहाँ पर एक्टिविटीज़ भी होंगी। तो ऐसे कई महाजनपद जो हैं इंडिया में बनकर सामने आए और इन महाजनपदों की अपनी एक राजधानी यानी कि कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होता है? आई बिलीव यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। तो ऐसा होता है कि जब महाजनपद था तो महाजनपद में किलेबंदी की गई थी। किलेबंदी का मतलब होता है कि पूरे शहर को चारों तरफ से दीवारों से घेर दिया गया हो, वो किलेबंदी कहलाता है। तो ये जो महाजनपद थे ये अपनी राजधानी को किलेबंदी कराया करते थे और इससे कई बार क्या होता था, एक तो सेफ्टी होती थी, पहली चीज़ जो कि हमें समझ में आता, सेफ्टी होगी इससे। दूसरा, उनकी पावर जो है वो शो करते थे कि भाई हम बहुत पावरफुल हैं, इसलिए हमने इतनी बड़ी बड़ी जो है इमारतें या इतनी बड़ी बड़ी दीवारें या फोर्ट वगैरह हमने बनवाए हैं। ठीक है, अब से पहले जब जनपद था तो यहाँ पर सेना नहीं हुआ करती थी, या होती थी तो वो स्थायी नहीं होती थी, यानी परमानेंट नहीं होती थी। और यहाँ महाजनपद के टाइम पर सेना होने लगी, यानी आर्मी, सेना यानी कि आर्मी, और यहाँ परमानेंट आर्मी रहने लगी। अब परमानेंट आर्मी चाहिए तो उनको जो है सर्विस यानी कि जो पेमेंट है वो भी हमें करनी होगी, उनको पे करना होगा उनकी सर्विस का। तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए हमने टैक्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर। तो जब इन्हें पैसों की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो हमने यहाँ पर टैक्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस करा। तो टैक्स लिया किन चीज़ों पर जाएगा? तो फर्स्टली ये लिया जाएगा सबसे पहले फसलों पर, यानी जो हम एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट निकालेंगे उस पर टैक्स लगेगा, यानी कि जिसको हम खेती कहते हैं हिंदी में, खेती पर, फसलों पर टैक्स लगेगा। ये कैसे लगता है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 100 किलो कोई अनाज हमने उगाया तो उसका कुछ हिस्सा हो सकता है 2% या हो सकता है 5% या 10% हम किसको देंगे? किंग को दे देंगे। ये उसका राइट है। क्यों देंगे? क्योंकि वो हमारा किंग है और वो हमें हर तरह की सेफ्टी सिक्योरिटी हमें अवेलेबल करा रहा है। इस तरह दूसरा यहाँ पर होगा जो कारीगर हैं, यानी जो हमारे आर्टिस्ट कह सकते हैं आप एक तरह से, यानी कारीगर जो हैं उनकी जो भी क्रिएशन होगी, जैसे मान लीजिए कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। मिट्टी के बर्तन हो गए या गाड़ियाँ हो गई, बैलगाड़ी वगैरह, उन पर भी टैक्स लगेगा। पशुपालक हैं, यानी कि जो जानवरों को पालते हैं, पशुपालक भी टैक्स देंगे। कैसे देंगे? जो भी उनके पास प्रोडक्ट हैं, यानी मिल्क प्रोडक्ट हो सकते हैं जानवर से, लाइक मिल्क या वूल, ऊन वगैरह, तो ये चीज़ें भी गवर्नमेंट को दे करके टैक्स पे किया जाएगा। इसके अलावा व्यापारी जो हैं वो अपना सामान देंगे, यानी जो बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन क्या देंगे? गुड्स देंगे, यानी कि अपना सामान देंगे। और कुछ इसमें आखेटक हैं। अगर आपको याद होगा हमने फर्स्ट चैप्टर में आखेटक के बारे में पढ़ा था, यानी शिकारी, जो शिकार करते हैं। शिकार करने वाले भी क्या देंगे? जो जंगल से कलेक्ट करते हैं सामान, लकड़ियाँ वगैरह, दवाइयाँ वगैरह, वो इनको देंगे। इसके बाद इस टाइम पर जो महाजनपद का टाइम है, इसमें कुछ नए चेंजेस आए।
कुछ नए चेंजेस आए। उसमें एक चेंज था जो हमारा खेती है यानी कि कृषि एग्रीकल्चर, उसमें कुछ परिवर्तन आए, कुछ चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए? सबसे पहला जो चेंज है इसमें वो ये है कि जो हल था, हल जो चलाया जाता है, जो हम कहते हैं कि भाई हल चलाना बहुत मुश्किल काम है, तो हल जो चलते थे वो लोहे से बनाए जाने लगे। पहली तो सबसे बड़ी चेंज ये आई, इससे फसलों की जो प्रोडक्शन थी वो डायरेक्टली इंक्रीज़ हुई और ये ज़मीन को अच्छे से खोदते थे और इससे आसानी से काम हो सकता था। और दूसरे जो है लोगों ने धान के जो पौधे हैं उनको रोपण करना यानी उनको लगाना शुरू करा। यानी धान जिसको हम राइस कहते हैं, जो इसका प्रोडक्ट है वो राइस बनकर आता है, धान से ही चावल बनता है, तो इसकी भी खेती शुरुआत हुई और पहले की कंपैरिजन में अब हम ज़्यादा खेती करने लगे। अगर हम डिटेल में किसी महाजनपद को देखना चाहें तो एक महाजनपद है जिसका नाम है मगध, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल महाजनपद। तो अगर आप देखेंगे मगध जो है वो 200 साल के दरमियान जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट जनपद बना, क्योंकि जनपद है, जनपद ही तो आगे चल के महाजनपद बने। कब बने? जब वो पावरफुल और पॉपुलर हो गए तो वो महाजनपद बन गए। तो उन्हीं में सबसे एक इम्पॉर्टेंट है मगध। तो मगध जो है आज के बिहार से सटा हुआ इलाका है। कुछ यहाँ नदियाँ थीं, 2 नदियाँ बताई गई हैं, गंगा और सोन, दोनों जो हैं हमारे उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में बहती हैं। तो इन्हीं के दरमियान ये मगध था। तो नदियां हैं, तो नदियों से क्या होगा भाई? ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, यातायात जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ये बढ़ेगा। दूसरा, यहाँ पर वाटर की जो है अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, वाटर मौजूद होगा, अवेलेबल होगा। और तीसरा बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पर ज़मीन जो है वो ज़्यादा उपजाऊ बन जाएगी। ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ यानी कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, यहाँ पर पानी की वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये कुछ बेनिफिट हैं हमारे नदियों के। इसके अलावा यहाँ पर अच्छे जंगल थे और जंगलों से हम क्या पकड़ते थे? हाथी, और हाथी को आर्मी में लिया जाता था, आर्मी में हाथी जाया करते थे। और मगध में दो बहुत ज़्यादा पावरफुल किंग रहे हैं, जिसमें से एक का नाम है बिंबिसार और एक का नाम है अजात शत्रु। अजात शत्रु और बिंबिसार ये 2 किंग हैं जो कि मगध में बहुत ज़्यादा ताकतवर या पावरफुल थे। तो इनके टाइम में जो मगध था वो हमारा नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया है, यानी पंजाब और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का क्षेत्र, यहाँ तक हमारा मगध जो है वो स्प्रेड होकर पहुँच चुका था, यहाँ तक फैल चुका था। और महापद्मनंद भी एक जो है यहाँ का इम्पॉर्टेंट किंग था। इसके बाद 2300 साल लगभग आज से अगर हम पीछे जाएं तो मैसिडोनिया का एक राजा था जिसका नाम था सिकंदर, इंग्लिश में हम इसको अलेक्जेंडर बोलते हैं। सिकंदर ये वर्ल्ड को जीतने का सपना रखता था और ये इंडिया की तरफ भी आ रहा था। हालांकि इंडिया के किंग्स वगैरह को देख करके वो यहाँ नहीं आया और उसकी आर्मी ने उसका साथ नहीं दिया। हालांकि उसने अटैक भी किया था बट वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। इसके अलावा दूसरा जो हमारा महाजनपद है इसको भी मैं ज़रा कवर कर लेता हूँ, तो वो है वज्जी। इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो वज्जी के बारे में ये है कि हमने मगध के बारे में पढ़ा, उसी तरह वज्जी भी था और इसकी राजधानी जो है वैशाली थी। इसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ मगध में एक चीज़ हमारी रह गई कि मगध की राजधानी शुरू में राजगृह थी, जिसे आज राजगीर कहते हैं, ये बिहार में है। और उसके कुछ सालों बाद राजधानी बदल के पाटलिपुत्र को किया गया। नई राजधानी पाटलिपुत्र बनी जो आज पटना कहलाता है। इसके अलावा अगर हम वापस से वज्जी पर आते हैं तो वज्जी जो है ये इसकी राजधानी वैशाली थी और ये भी कहाँ था? बिहार में। आप देख सकते हैं कि बिहार का इलाका इतने सालों पहले कितना डेवलप और कितना पावरफुल था। और यहाँ पर अलग किस्म की जो शासन व्यवस्था थी यानी जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो यहाँ अलग था। उसको हम गण या संघ कहा करते थे।
और इसमें एक तरह की ये कह सकते हैं आपकी असेंबली थी, जिसमें मिलकर चर्चाएं होती थीं और हर तरह के जो लोग हैं यहाँ आते थे, जिसमें औरतें, ग़ुलाम और जो काम करने वाले मज़दूर लोग थे वो इन सभाओं में शामिल नहीं हो सकते थे। कई शक्तिशाली राजा जो है इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद भी वो 1500 साल पहले तक ये चीज़ें चलती रहीं। उसके बाद जो है जो महाजनपद थे, आज से लगभग 1500 साल पहले महाजनपदों का पतन हो गया, यानी कि उसके बाद जो है सिस्टम बदल गया और जो गुप्त साम्राज्य हम जिसे कहते हैं वो वजूद में आया और महाजनपदों का एंड हो गया। तो यही हमारा चैप्टर नंबर 5 है। इसमें बस इतना ही बताया गया है कि किस तरह का राज्य था मगध और वज्जी, महाजनपद क्या होते हैं। एंड आई बिलीव कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि हम और किस चीज़ को कवर करें या और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।